याद आ रहा है? एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है जिसको हमने एक एसी सप्लाई कनेक्ट किया है। ये वोल्टेज जो जनरेट होता है इट विल बी गिवन बाय Vm sin ओमेगा टी। अगर ये पोटेंशियल है तो यहाँ पर आप करंट दे सकते हो Im sin ओमेगा टी। Im विल बी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट जो रहेगी Vm अपॉन R। और यहाँ पर देखो ये दोनों के भी वैल्यू साइन ओमेगा टी पर डिपेंड है। साइन ओमेगा टी की दोनों में अगर ये वैल्यू है या दोनों की वैल्यू साइन ओमेगा टी पर डिपेंड करती है, तो जब साइन ओमेगा टी मैक्सिमम दैट इज +1 रहेगा तब दोनों की वैल्यू मैक्सिमम रहेगी। जब साइन ओमेगा टी 0 रहेगा तब दोनों की वैल्यू 0 रहेगी। तो इसलिए हम कहते हैं वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज। ठीक है, एवरेज करंट 0, एवरेज voltage 0, but P average will not be equal to 0 because P average equal to I square R। so ये एक्चुअली एवरेज पावर आ जाती है Im स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू आर। और एवरेज वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी इज 0। ठीक है, बट दैट ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज हाफ। ये कैसे आती है ये भी हमने देखा था। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हमने 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी लिखा। ठीक है, अब एवरेज वैल्यू ओवर अ साइकिल साइन स्क्वायर ओमेगा टी की आ जाएगी ये हाफ इंटू ब्रैकेट है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एक्सपांशन हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब कॉस ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू 0, तो यहाँ पर बचने वाला है 1/2 इंटू 1। सो इसकी एवरेज वैल्यू विल बी 1/2 और इसलिए ये रिलेशन आ जाता है। देखिए, तो एवरेज वैल्यू को इस प्रकार से लिखा जाता है इक्वल टू हाफ ऑफ Im स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, और फिर हमने कहा कि देखो हम कुछ तो डिफाइन करते हैं IRMS which is maximum value of I upon root 2 and VRMS which is maximum value of voltage upon root 2, so that आप इसे Im इंटू आर Vm करके लिख सकते हो। तो ये आ जाएगा Vm इंटू Im अपॉन रूट 2 अपॉन 2। अब Im इंटू आर को Vm लिख सकते हैं। Im बाय रूट 2 इज IRMS, Vm अपॉन रूट 2 इज VRMS। देयरफॉर एवरेज पावर आप दे सकते हो इन टर्म्स ऑफ RMS वैल्यूज। सो देखो उस केस में आप लिखते हो P एवरेज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS। दिस इज सिमिलर रिलेशन टू DC में जो रिलेशन होता है पावर इक्वल टू V इंटू I। सो VRMS and IRMS are those values RMS root of mean of square value of voltage are those value in AC which gives same power consumption as in DC circuit which is present in this AC circuit। ठीक है, इस AC सर्किट में जो पावर कंजम्पशन हो रहा है ऐसा ही पावर कंजम्पशन VRMS और IRMS ये वैल्यूज अगर DC सर्किट में होती
तो पावर कंजम्पशन सिमिलर होता। सो VRMS और IRMS, इतना वोल्टेज और इतना करंट जिस डीसी सर्किट में है उसमें जितना पावर कंजम्पशन हो रहा है उतना ही पावर कंजम्पशन इस एसी सर्किट में हो रहा है। ठीक है, अगर थ्योरेटिकली हमें इसे लिखना होगा तो हम लिख सकते हैं IRMS, कभी कभी इसे I करके दिया जाएगा, दिस इज रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, मीन ऑफ स्क्वायर वैल्यू इज IM स्क्वायर अपॉन 2, तो इसलिए ये आ जाता है IM अपॉन रूट 2। सिमिलरली VRMS इक्वल टू, इसको V से भी दिया जाता है, रूट किसका, मीन किसका, रूट मीन स्क्वायर किसका स्क्वायर, तो वोल्टेज का। ये आ जाएगा ठीक है। तो देखो, अगर पावर कंजम्पशन V इंटू आई कहते हैं, दैट इज IM अपॉन रूट 2 इंटू VM अपॉन रूट 2 is half of IM into VM, that is half of IM square into R, that is half of VM square upon R. So V and I are corresponding values. If these values are present in DC circuit, they will produce same power consumption as it is present in our AC circuit. ठीक है, यहाँ तक हम कल पहुंचे थे। आज थोड़ा आगे जाते हैं, फेजर डायग्राम देखते हैं। व्हाट इज फेजर डायग्राम? Representation of AC current and voltage by rotating vectors, जिनको कहा जाता है फेजर्स। ठीक है, फेजर क्या होता है तो हम लिखेंगे a phasor is a vector which rotates about origin with angular speed omega. ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या है, इस प्रकार से कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब यहाँ पर इफ देयर इज वन वेक्टर और ये ओमेगा इस स्पीड से रोटेट हो रहा है। ठीक है, सो ये एंगल कितना रहेगा, ओमेगा टी। अगर t इक्वल टू 0 पर वो यहां से शुरू होता है, सो ओमेगा टी एंगल रहेगा। अब देखो ये कंपोनेंट कितना रहेगा, सर ये कंपोनेंट तो रहेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, और अगर इसकी वैल्यू v है, अगर इसकी वैल्यू v है तो ये कंपोनेंट v साइन ओमेगा टी रहने वाला है। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड v है, मतलब हाइपोटेनियस v, सो ये रहेगा सामने वाला कंपोनेंट, ये अपोजिट वाली साइड,
ये अपोजिट वाली साइड अपॉन हाइपोटेनियस इक्वल टू साइन ओमेगा टी। सो ये अपोजिट वाली साइड हाइपोटेनियस कितनी है v। सो अपोजिट साइड मतलब ये जो प्रोजेक्शन है इसका इट विल बी v साइन ओमेगा टी। अब यू विल रियलाइज सर ये तो अगर इसे vm कहते हैं तो ये vm हो जाएगा। सो ये vm साइन ओमेगा टी ये तो हमारे वोल्टेज की वैल्यू है। बिल्कुल सही है। सो फेजर मतलब क्या होता है, रोटेटिंग वेक्टर जो इस ओरिजिन के अबाउट रोटेट होगा। सो अगर vm इतने मैग्नीट्यूड का एक फेजर आप इस प्रकार से रोटेट करते हो तो उसका वर्टिकल प्रोजेक्शन ये उस इंस्टेंट पर वोल्टेज की वैल्यू बताएगा। ये उस इंस्टेंट पर वोल्टेज की वैल्यू बताने वाला है। सिमिलरली वी कैन हैव करंट की वैल्यू। आई एम इसका प्रोजेक्शन आ जाएगा आई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, इसका मतलब एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट में जहां पर ये वोल्टेज और करंट इनके बीच में फेज डिफरेंस नहीं है, दोनों साथ में बढ़ते हैं दोनों साथ में कम होते हैं, तो उनकी वैल्यू इस प्रकार से ये साइन फंक्शन के थ्रू इन फेजर के थ्रू दी जाएगी। अब देखो इसका एडवांटेज कहाँ पर है। इसका एडवांटेज है अगर आप ये वैल्यूज प्लॉट करने की कोशिश करोगे से देखो एट कोई भी इंस्टेंट टी पर ये वोल्टेज की वैल्यू रहेगी। जब टी इक्वल टू जीरो होगा तब ये यहाँ पर होगा, ओमेगा इंटू जीरो विल बी जीरो, तो यहाँ पर होगा। जब टी इक्वल टू टी बाय फोर हो जाएगा, ओमेगा की वैल्यू टू पाई बाय टी, स्मॉल टी ये टी बाय फोर हो जाएगा तो ये वैल्यू बन जाएगी पाई बाय टू। ये यहाँ पर पहुंच जाएगा मैक्सिमम हाइट पर। सो अगर ये टाइम के साथ घूमने वाला फेजर है तो यहाँ पर आपको टाइम के साथ का वेरिएशन इस प्रकार से मिल जाएगा। और ये अगर आपका वोल्टेज है तो वोल्टेज का भी वेरिएशन हमें मिल जाएगा। इट विल बी लाइक दिस। दोनों भी फेज में है, इसका मतलब क्या, दोनों भी फेज में है इसका मतलब दोनों की मैक्सिमम वैल्यू साइमल्टेनियसली आती है, दोनों की मिनिमम वैल्यू साइमल्टेनियसली आती है, दोनों की जीरो वैल्यू साइमल्टेनियसली आती है। ठीक है, सो इट मीन्स इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट करंट एंड वोल्टेज या वेरिएशन ऑफ करंट एंड वोल्टेज कैन बी गिवन बाय दिस फेजर डायग्राम। ठीक है, अब सिर्फ एक ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है सर, करंट एंड वोल्टेज आर एक्चुअली स्केलर क्वांटिटीज। अरे हाँ सर ये बात तो सही है, बट
but their variation with time can be shown by rotating vectors, जिनको हमने फेजर कहा है, which provides a convenient way to express and calculate these values. ठीक है, क्या कहा है? करंट एंड वोल्टेज आर एक्चुअली स्केलर क्वांटिटीज, but their variation with time can be shown by rotating vectors, which are phasors, which provides a convenient way to express and calculate these values. These values मतलब करंट एंड वोल्टेज की। ध्यान में आया क्या फेजर क्या होता है? फेजर ये रोटेटिंग वेक्टर है जो ओरिजिन के अबाउट रोटेट होता है। ठीक है, अब हमने हमारे वोल्टेज को एंड करंट को इस प्रकार के रोटेटिंग वेक्टर से, दैट इज फेजर के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। क्या एडवांटेज है इसका? एडवांटेज ऐसा है, एज अवर वोल्टेज एंड करंट आर साइनोसॉइडल फंक्शन, दे कैन बी शोन बाय सच काइंड ऑफ रोटेटिंग वेक्टर्स। ठीक है, अब ये ग्राफ आपने देखा है, दिस इज बेसिकली अ साइनोसॉइडल कर्व। हमारा वोल्टेज एंड हमारा करंट ये इस प्रकार से साइनोसॉइडल फंक्शन ही है। ठीक है, चलो, कल हमने एसी सप्लाई ये रेजिस्टर को कनेक्ट किया था, रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया था, वैसे ही एसी वोल्टेज applied to an inductor, इंडक्टर को कनेक्ट करेंगे। अब इंडक्टर आपको पता है, इट्स एक्चुअली अ कॉइल। ठीक है, अब ऑब्वियसली अगर ये कॉइल है तो कॉइल का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहेगा, पर अभी हम इस इंडक्टर का रेजिस्टेंस ये इग्नोर करेंगे और जो कुछ भी इफेक्ट रहेगा दैट विल बी प्योरली इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पर हम कहते हैं यूजुअली inductors have appreciable resistance. But for simplicity, we assume negligible resistance. अब देखो, इस सर्किट में अगर हम किरचॉफ का लॉ लगाते हैं तो क्या कहता है किरचॉफ लॉ? समेशन ऑफ ऑल ईएमएफ्स एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। ये पहली बार अपन लिख रहे हैं पर्टिकुलर इंस्टेंट बिकॉज इट इज वेरी, ठीक है, ये वेरी हो रहा है। सो उस कोई भी इंस्टेंट पर अगर ये वेरी होता है तो कोई भी इंस्टेंट पर नॉर्मल केस में भी जीरो रहता है, वेरिंग केस में भी जीरो रहता है। ठीक है, सो इस सर्किट में आपको दिखाई देगा
ये हमारा सप्लाई है, सप्लाइड ईएमएफ V अगर है, ठीक है, इसको V कहना पड़ेगा, ठीक है। और इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है? सो आपने रिलेशन देखा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, और वो इस केस में आता है माइनस एल डी आई बाई डी टी। सही है क्या? हाँ सर। तो देखो इस सर्किट में नेट ईएमएफ कितना रहेगा? V माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू 0, ठीक है। अगर ऐसा है तो देखो वी कैन राइट डी आई बाई डी टी, इसको पहले राइट में लेकर गए, पॉजिटिव हो गया, सो डी आई बाई डी टी इक्वल टू वी क्या होता है? वी एम साइन ओमेगा टी अपॉन एल, ठीक है। एल डी आई बाई डी टी का एल नीचे आ गया, वी को लिखा वी एम साइन ओमेगा टी। एक्चुअली इसे ऐसा भी अपन लिख सकते हैं, डी आई बाई डी टी इक्वल टू वी एम अपॉन एल साइन ओमेगा टी। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ऐसा हुआ, द करंट इन द सर्किट will be such that slope of di by dt is sinusoidally varying quantity. Sinusoidally varying quantity, ठीक है। With the phase same as that of di by dt की फेज क्या रहेगी? जो ये Vm तो कांस्टेंट है, L भी कांस्टेंट है, साइन ओमेगा टी मतलब वोल्टेज की जो फेज रहेगी वही फेज इस di by dt की रहने वाली है। सो अगर I की वैल्यू निकालनी है, अगर I की वैल्यू निकालनी है तो आपको इसे क्या करना पड़ेगा? आपको लिखना पड़ेगा therefore di by dt into dt equal to Vm upon L sin ओमेगा t into dt, ठीक है। dt dt कैंसिल di, इसे इंटीग्रेट करते हैं तो आ जाएगा I इक्वल टू Vm by L इंटीग्रल साइन ओमेगा t इंटू dt, ठीक है। अब ये आ जाएगा I इक्वल टू Vm by L साइन ओमेगा t का डेरिवेटिव माइनस कॉस ओमेगा टी, ठीक है। सॉरी, साइन का इंटीग्रेशन प्लस कांस्टेंट, ठीक है, प्लस कांस्टेंट। अब देखो इसे थोड़ा सा देख लो, हाँ मैं दूसरे पेज पर लिखने वाला हूँ। I इक्वल टू माइनस वी एम अपॉन एल कॉस ओमेगा टी, I इक्वल टू माइनस वी एम अपॉन एल कॉस ओमेगा टी प्लस कांस्टेंट,
अब देखो, अब हम लिखते हैं द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जब जो हमने डायमेंशनल एनालिसिस में देखा था, दो क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं ओनली इन दैट केस व्हेन दोनों के भी डायमेंशन सेम रहेंगे। सो अगर इधर करंट है तो डेफिनेटली ये भी करंट के डायमेंशन होने चाहिए, इसके भी डायमेंशन करंट के होने चाहिए। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन शुड हैव डायमेंशन ऑफ करंट एंड शुड बी टाइम इंडिपेंडेंट। कांस्टेंट है ना, टाइम के साथ वेरी होने वाली चीज नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। सिंस ये सोर्स ईएमएफ जो है ये जीरो के अबाउट एसिलेट होता है। सोर्स ईएमएफ क्या है हमारा, देखो सोर्स ईएमएफ है वी वी एम साइन ओमेगा टी, वी एम साइन ओमेगा टी, ये जीरो के आजू बाजू में एसिलेट होने वाला है, ठीक है। जीरो वी एम माइनस वी एम, इस प्रकार से। अगर इस प्रकार से है तो हमें कहना पड़ेगा कि अगर वोल्टेज जीरो के आजू बाजू में ऑसिलेट होता है तो करंट भी एज वोल्टेज ऑसिलेट about zero, then current should oscillate about zero, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कभी ना कभी जीरो होनी चाहिए एंड दैट शुड बी टाइम इंडिपेंडेंट, ठीक है। और ये कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होना चाहिए, ये टाइम इंडिपेंडेंट है। सो ये करंट की वैल्यू जीरो आने के लिए इसकी वैल्यू तो जीरो होनी चाहिए, ठीक है। सो ठीक है, तो ऐसी कोई वैल्यू नहीं बचनी चाहिए क्योंकि ये करंट की वैल्यू भी जीरो होने वाली है, ये जीरो के अबाउट ऑसिलेट होने वाला है। सो इफ दैट इज द केस, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जीरो होना चाहिए। और अब देखो, अब हम लिखते हैं आई इक्वल टू वी एम अपॉन एल कॉस ओमेगा टी, इसे बाहर माइनस है, माइनस कॉस ओमेगा टी विल बी कॉस ऑफ माइनस ओमेगा टी, ठीक है। और मैं इसे लिख सकता हूँ, या मैं ऐसा कहूंगा, cos omega t can be written as sin of pi by 2 माइनस ओमेगा टी। और ये बाहर का माइनस साइन अगर अंदर जाता है तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस, सॉरी, कॉस ऑफ माइनस ओमेगा टी इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, माइनस साइन अंदर गया तो, ठीक है। सो अगर इस प्रकार से रिलेशन है हमारे पास तो हम लिखेंगे Vm अपॉन एल साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, ठीक है, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, ठीक है। देखो अगर ये आपको ध्यान में नहीं आया होगा तो देखो ये रिलेशन इस प्रकार से होता है,
कॉस थीटा, अब थीटा की जगह डायरेक्टली ओमेगा टी लिखता हूँ। कॉस ओमेगा टी इक्वल टू कॉस थीटा इज साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब दूसरा, दो रिलेशन हमें पता होने चाहिए। कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा एंड साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। सो इसे अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ ओमेगा टी इक्वल टू माइनस साइन पाई बाय टू माइनस ओमेगा टी। ठीक है, अब देखो माइनस साइन थीटा इज साइन ऑफ माइनस थीटा, सो ये बन जाएगा साइन ऑफ माइनस पाई बाय टू माइनस ओमेगा टी, दैट इज साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। ये समझना बहुत बहुत जरूरी है, हाँ, क्योंकि इस पर ही हमारे फेज डायग्राम का या फेजर का खेल है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ऐसा हुआ, I इक्वल टू वी एम अपॉन एल, इसे हम लिखेंगे आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, वेयर आई एम इक्वल टू वी एम अपॉन एल। ठीक है, सिर्फ एक गड़बड़ी कर दी है, यहाँ पर ओमेगा डिवीजन में आना चाहिए जब इंटीग्रेट करेंगे तब। इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी। ठीक है, तो साइन ओमेगा टी का माइनस कॉस ओमेगा टी आया, इसके अंदर ओमेगा टी है, तो यहाँ पर आप ओमेगा से डिवाइड करते हो तो ये ओमेगा रह गया यहाँ पर। ठीक है, अब देखो करंट इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, सो दिस ओमेगा एल इज एक्चुअली एक्टिंग एज रेजिस्टेंस और इसे कहा जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। दिस इज कॉल्ड एज इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये क्या करता है? सो इंडक्टिव रिएक्टेंस ये रेजिस्टेंस जैसा काम करता है। जिस प्रकार से रेजिस्टेंस सर्किट में काम करता है वही काम इंडक्टिव रिएक्टेंस का होगा। ऑब्वियसली इसका यूनिट ओम होना चाहिए क्योंकि ये रेजिस्टेंस के जैसा ही है। ठीक है, अगर इतना ध्यान में आया तो अब देखो हमारे पास दो रिलेशन है। कौन से? पहला रिलेशन है पोटेंशियल का वी एम साइन ओमेगा टी, और दूसरा रिलेशन है करंट का I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। सो यहां से हमें ध्यान में आएगा कि जो वैल्यू पोटेंशियल की एट इंस्टेंट टी है वो करंट की नहीं है। अगर ये एंगल ओमेगा टी है तो ये एंगल ओमेगा टी से 90 से कम है। ठीक है, सो इसका मतलब अगर हम फेजर डायग्राम निकालते हैं और अगर ये वोल्टेज ने बनाया हुआ एंगल है तो करंट के फेजर ने बनाया हुआ एंगल इससे 90 से कम रहने वाला है। वोल्टेज का एंगल ओमेगा टी है तो करंट का एंगल
ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू रहेगा। अब ये दोनों भी ओमेगा इस वेलोसिटी से घूमने वाले हैं, ठीक है। तो ये एंगल रहेगा ओमेगा टी, ठीक है, और ये टोटल एंगल रहेगा ये वाला ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। दैट इज जो करंट की, जो पोटेंशियल की वैल्यू अभी है, या पोटेंशियल अगर अभी पीक पर होगा, तो करंट पाई बाई टू कवर करने के लिए जितना समय लगने वाला है उतने समय के बाद पीक वैल्यू पर पहुंचेगा। सो करंट पीछे हो रहा है। तो यहां पर हम कहते हैं फेजर डायग्राम शोज द करंट लैग्स वोल्टेज देखो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो वोल्टेज सामने है, करंट पीछे है। करंट लैग्स वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ, बाय अ फेज ऑफ पाई बाई टू। ठीक है, और अगर इसका वेरिएशन अगर आपको समझना है तो ये वेरिएशन इस प्रकार से रहने वाला है। अगर ये वोल्टेज है इस प्रकार से, तो करंट उसके पीछे रहने वाला है, कितने से, पाई बाई टू। मतलब ये जो कंडीशन है पाई बाई टू एंगल कवर करने के बाद, वो कंडीशन करंट की पहले आएगी, उसके पाई बाई टू पहले वाली कंडीशन करंट की उस समय रहने वाली है। तो करंट का ग्राफ ये इस प्रकार से रहेगा। देखो इसके, ये जो शुरुआत की कंडीशन है, ये इसकी पाई बाई टू एंगल के बाद आ रही है, जब ये मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाएगा। अगेन पाई बाई टू मतलब एंगल पाई हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तब ये मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाएगा। अगेन पाई बाई टू का डिफरेंस, फिर ये निगेटिव वैल्यू पर पहुंच रहा है, तब ये जीरो पर पहुंच रहा है, अगेन पाई बाई टू का डिफरेंस। इस प्रकार से ये जो करंट है, ये करंट हमेशा वोल्टेज के पीछे रहने वाला है बाय एन एंगल पाई बाई टू। सर आप ये कैसे बता रहे हो ये एंगल पाई बाई टू का है? तो अगर आपको ग्राफ याद है, तो देखो ये तो एक साइकिल है, इसके लिए लगने वाला है टाइम कैपिटल टी, ठीक है, और टोटल एंगल रहेगा टू पाई का। इसके लिए टाइम लगने वाला है टी बाई टू, इसके लिए टाइम लगने वाला है टी बाय फोर, और इसके लिए टाइम लगने वाला है, दिस इज थ्री टी बाय फोर। ठीक है, अब ये टोटल एंगल टू पाई का है, तो यहां से यहाँ का एंगल पाई रहता है, ये एंगल पाई बाय टू रहता है, ये एंगल थ्री पाई बाय टू रहता है, और ये एंगल टू पाई रहता है। ठीक है, पाई बाय टू का डिफरेंस मतलब इतना डिफरेंस रहेगा। ठीक है, मतलब एक जीरो पर तो दूसरा मैक्सिमम पर, क्योंकि पाई बाय टू में जीरो से मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचते हैं। सो एक जीरो पर तो दूसरा मैक्सिमम वैल्यू पर, फिर अगेन पाई बाय टू में मैक्सिमम वैल्यू से जीरो पर पहुंचते हैं।
सो एक मैक्सिमम पर तो दूसरा 0 पर। अगेन पाई बाय 2 में 0 से निगेटिव मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचेंगे, ठीक है। सो एक निगेटिव मैक्सिमम वैल्यू पर तो दूसरा 0 पर, और फिर अगेन नेक्स्ट पाई बाय टू में निगेटिव से 0 पर पहुंचेंगे। जो आगे है वो 0 पर पहुंचा है, जो पीछे है वो निगेटिव मैक्सिमम पर रहेगा। इस प्रकार से फेजर डायग्राम हमें करंट और वोल्टेज की पोजीशन बता सकती है, ठीक है। और अब देखो एक छोटा सा पार्ट बाकी है, वो भी कर लेते हैं। पावर क्या रहेगी इंडक्टिव सर्किट में? तो इंडक्टिव सर्किट में पावर रहेगी V इंटू आई। V की वैल्यू क्या रहने वाली है? Vm साइन ओमेगा टी। I की वैल्यू क्या रहने वाली है? Im साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, ठीक है। अब देखो ये आ जाएगा माइनस Im इंटू Vm साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ये एक्चुअली कॉस ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी ऐसा आता है, और इसे ही हम लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का एक्सपेंशन है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हमारे पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो ये आ जाएगा साइन 2 थीटा बाय 2। सो आई एम इंटू वी एम अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ 2 ओमेगा टी, ठीक है। अब देखो ये तो हो गई इंस्टेंटेनियस पावर जो टाइम पर डिपेंडेंट है। एवरेज पावर क्या आ जाएगी? एवरेज पावर ओवर अ साइकिल, एवरेज मतलब इस फंक्शन का एवरेज माइनस आई एम इंटू वी एम अपॉन टी साइन ऑफ 2 ओमेगा टी, ठीक है। अब देखो आई एम वी एम और 2 ये तो कांस्टेंट है, माइनस ऑफ साइन 2 ओमेगा टी, बट हमें पता है एवरेज वैल्यू ऑफ साइन फंक्शन ओवर अ साइकिल इज 0, क्योंकि साइन ये -1 से +1 के बीच में वेरी होता है एक साइकिल के बीच में, तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी। तो एवरेज पावर कंजम्पशन विल बी 0। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है सर, एवरेज पावर कंजम्पशन 0 इसका मतलब क्या? इसका मतलब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।